मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपको ये चैप्टर जो है वो आएगा, टेस्ट वगैरह में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो आपके क्वेश्चन जो है वो आपको मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करवा देती हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं या फिर जो टेस्ट पेपर है इस चैप्टर का, ये सारी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे। पहले एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसको अच्छे से कवर कर लो, ताकि इसमें से अगर कुछ आ जाता है तो बाद में अपने को ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये तो अपनी किताब में था, ये तो अपन ने किया ही नहीं, है ना। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जो भी एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं या सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इस चैप्टर में, फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। यानी कि देखो हमने मोड ऑफ ऑकरेंस से पढ़ा था, अगर इस क्वेश्चन को लेकर डाउट आए तो मोड ऑफ ऑकरेंस वाला टॉपिक अपना खोलना। उसमें आप देखते हो सबसे पहले वाले में वेन्स और लोड्स में मिलता है ना। दूसरे वाले में क्या मिलता है आपको, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, यही वाला वही है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, एल्यूवियल डिपॉजिट में भी आपको मिलते हैं, है ना, और ओशन में भी आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको मोड ऑफ ऑकरेंस में अलग अलग दिया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में भी आपको मिलता है ना, डिकम्पोजिशन वाले में। ऐसा करके आपको मोड ऑफ ऑकरेंस जो है वो अलग अलग उसके अंदर बताए हुए हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक के द्वारा मिनरल्स बनते हैं बाय लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, इससे क्या बनता है, कोल बनता है। इससे कोल नहीं बनता है, इससे बॉक्साइट बनता है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इससे क्या बनता है, बॉक्साइट बनता है। गोल्ड वगैरह जो है ये हमको एल्यूवियल में देखने को मिलते हैं, समझ में आ गई बात। और ये जो कोल है ये हमको सेडिमेंट्री वाले में देखने को मिलता है ना। और इग्नियस वगैरह तो हमारे अलग होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर क्या है, बॉक्साइट। क्या है इसका आंसर, बॉक्साइट। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। ठीक है, तो कोडरमा गया हजीरापुर बाग, वो आपको याद होगा, है ना। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या बनाता है कोडरमा झारखंड जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है, मिका का है। किसका है, मिका, वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिका। बहुत इजी सा है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चिंता मत करना। उसके बाद में देखते हैं, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। देखो मेटामॉर्फिक और इग्नियस में तो हमने वेन्स और लोड्स देखे थे ना, बचता क्या है, सेडिमेंट्री। और सेडिमेंट्री में ही ऐसा होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा होता है या फिर जो स्ट्रेटा होते हैं उसके अंदर हमको मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं, किसके, सेडिमेंट्री रॉक के हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिलते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक। टिक कर देते हैं इसको, है ना, सेडिमेंट्री रॉक इसका आंसर है। इसके बाद में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल हमको देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा, जो हमने न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी हमने पढ़ी थी ना, उसमें हमने देखा था कि यूरेनियम और थोरियम होते हैं, है ना। तो उसमें लास्ट लाइन में आपको दिया हुआ है थोरियम जो है वो मोनाजाइट सैंड में हमको मिलता है। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या है, थोरियम। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, अब हो सकता है इनमें से आपको क्वेश्चन बैठ जाए, या एक सिंपल सा तरीका जो है चीज़ों को सॉल्व करने का या फिर क्वेश्चन बनाने का। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं या इसके अंदर आंसर क्या लिखना है। तो देखो फोकस से जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। ये मत सोचना कि आपको क्या आता है ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको से रिलेटेड कुछ भी आ रहा होता है तो हम उसके अंदर लिखने की कोशिश करते थे, कैसे तो भी करके फिट कर दें। टीचर और बेकार हो जाती है कि मतलब यार क्या लिख रहा है ये, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। तो उल्टा पुल्टा मत लिखो, जितना उससे रिलेटेड आ रहा है उतना लिख दो। उल्टा पुल्टा एक्स्ट्रा फालतू का कुछ भी मत लिखना, नंबर आपके डायरेक्टली कट जाएंगे। इतनी बात याद रखना, है ना। रिलेटेड अगर कुछ समझ में आ रहा है उस आंसर से रिलेटेड तो वैसे लिखने की कोशिश करना। और मैं तो बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि जब हम वीडियो देख लिया, अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हैं, तो हर पैराग्राफ में से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, या इस टॉपिक में से 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है।
समझ में आ रही है बात? ऐसे कर लोगे ना तो आपकी पूरी किताब में आपको हर जगह क्वेश्चन दिखने लगेंगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर, खुद ही क्वेश्चन बनाओ और खुद ही आंसर निकालने की कोशिश करो। तो ऐसे आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया तरीके से इन टर्म्स ऑफ मार्क्स या इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। और इसी तरीके से आपको समझ में भी आएगा कि आपके चैप्टर में ये चीज, ये टॉपिक क्यों दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? ये अपना अप्रोच रखो तो चीजें आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स में इसमें हमको डिस्टिंग्विश करना है फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स का डिस्टिंग्विश करना है किसके साथ में? नॉन फेरस में। तो ये पॉइंट्स हमको कहाँ से मिले मैम? आपने ये पॉइंट्स कहाँ से निकाले? तो ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? फेरस मिनरल का आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको बताया हुआ है फेरस मिनरल किस तरीके के होते हैं। फिर थोड़ा नीचे आओगे जहाँ पे फेरस मिनरल खत्म होंगे, आयरन और मैंगनीज के बाद में नॉन फेरस मिनरल शुरू होंगे, है ना। तो वहां पे छोटे से पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि नॉन फेरस मिनरल किस तरीके के होते हैं। तो बस दोनों में जो भी कंपैरिजन वाले पॉइंट मिल रहे हैं उनको यहाँ पे लिख दो। जैसे कि आपको फेरस मिनरल में दिया हुआ है कि इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जितने भी बनते हैं उसका 3/4 हिस्सा जो है वो हमारे फेरस मिनरल ही होते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हमको दिया हुआ है। और इसी के कंपैरिजन वाला पॉइंट आपको नॉन फेरस वाले पैराग्राफ में भी दिया है कि इंडिया में नॉन फेरस के ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, है ना। यहाँ पर तो 3/4 बन रहे हैं, जबकि नॉन फेरस में अगर हम देखें तो इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल आर नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सिर्फ कॉपर ही हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बॉक्साइट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, बाकी हमको नॉन फेरस हमारे यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा ही पॉइंट एक फेरस में हमको देखने को मिलता है कि इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे हमको फेरस मिनरल काफी ज्यादा काम में आते हैं। वही नॉन फेरस मिनरल वाले पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं और यहाँ पर ये मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं। बस इसके साथ में इनके एग्जाम्पल लिख दो कि क्या क्या है फेरस मिनरल। तो आयरन और मैंगनीज हमने पढ़े हैं, और यहाँ पे नॉन फेरस में हमने क्या क्या पढ़े हैं? कॉपर पढ़ा है, बॉक्साइट पड़ा है, उसके साथ में लेड, जिंक और गोल्ड के भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो बस इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख दिया और इसके डिफरेंस में आप ये वाला पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा नहीं। डिफरेंस मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो फेरस मिनरल है वो कितने अवेलेबल है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी की बात होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बता रहे हो कि किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट इसमें भी दूसरी इंडस्ट्री की बात होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर भी एग्जाम्पल ही देना, रैंडम कुछ तो भी पॉइंट मत लिखते रहना। समझ में आ गई बात? वैसे ही बात हम कर लेते हैं किसकी? कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल सोर्सेज कैसे सोर्सेज होते हैं? एनर्जी सोर्सेज होते हैं। मतलब इन सोर्सेज में से हम क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं, या फिर इन सोर्सेज में से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अलग अलग चीजों में यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज कैसे होते हैं? जो बहुत समय से हमारे पूर्वजों ने हमको आइडिया दिया हुआ है कि यार इससे एनर्जी निकल सकती है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना। तो ये जो हम बहुत समय से कन्वेंशनली यानी पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे देखा कि कोल और पेट्रोलियम तो हम जमीन में से ले रहे हैं, है ये लिमिटेड, बनने में इनको मिलियन साल लगते हैं, खत्म होने में थोड़े समय में ये खत्म हो जाते हैं, और जिस हिसाब से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नए नए भी तरीके से हम चीजों को सोचे और कुछ नए एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग लेकर आए। तो हमने थोड़ी सी नजरें घुमाई आसपास और देखा कि अरे सूरज दादा तो कंटिन्यू हमको क्या दे रहे हैं? धूप दे ही रहे हैं, तो क्यों ना इनकी हीट को या इनकी एनर्जी को परिवर्तित करके हम क्या करें? एनर्जी को जनरेट करें। तो हमने सोलर एनर्जी बनाई। हवा भी कंटिन्यू पवन देवता चले ही जा रहे हैं हमारे, तो क्यों ना उनकी जो टरबाइन को घुमाकर फिर वहां से हीट जनरेट करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, एनर्जी जनरेट करें। तो ऐसे विंड, थर्मल, जियोथर्मल, सोलर, बायोगैस, इस तरीके की एनर्जीज हमने जनरेट की। तो ये वाली सारी क्या हो गई? कन्वेंशनल, जो पुराने समय से चली आ रही थी, और जो नई है, जो हम
हमने सोचा, अभी अभी हम सोचने लगे, नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ने एनर्जी जनरेट करना जो शुरू की, वो सारी क्या कहलाएंगी, नॉन कन्वेंशनल। समझ में आ गया? एक एक करके दोनों के पॉइंट देख लो कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, समझाने वाला, कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसी एनर्जी होती है जो शुरुआत से यूज की जा रही है ना। वहीं नॉन कन्वेंशनल कैसी होती है, जो अभी रिसेंटली हमने यूज करना शुरू किया है। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं, या फिर एग्जॉस्टेबल होती है या नहीं होती हैं? तो ये वाली एनर्जीज जो है वो एग्जॉस्टेबल है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी अगर जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं इस हिसाब से यूज करते रहे तो, एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, पानी है, पानी तो खत्म होना नहीं है ना, पानी तो वो तो चलेगा ही, है ना, वहां पे तो हम बहाव जो है वो चलता रहेगा, तो ये नहीं खत्म होने वाली। एक्सेप्ट इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो सारे एग्जॉस्टेबल है, यानी कि खत्म हो जाएंगे। वहीं नॉन कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो ना सोलर, विंड, बायोगैस, कुछ भी, थर्मल, जियोथर्मल, जियोथर्मल क्या, हाँ जियोथर्मल, थर्मल तो खत्म हो सकती है क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वहीं जियोथर्मल वगैरह है, ये सब कुछ भी खत्म नहीं होने वाले। टाइडल है ना, टाइडल खत्म नहीं होगी, है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, सारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाएंगी। ठीक है, थर्मल याद रखना, थर्मल इसके अंदर आएगा, है ना। थर्मल कौन कौन सी एनर्जी होती है, जो कोल, पेट्रोलियम वगैरह से बनती है। ठीक है, और तो इसके ये वाली जो एनर्जीज होती है, इसमें हमने ये भी देखा कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको सबको क्या करते हैं, बर्न करते हैं अगर हम लोग, तो काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है जो कि एनवायरमेंट के लिए खराब होता है ना, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। वहीं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कहाँ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये सारी क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, या फिर दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, है ना। और इनके एग्जाम्पल लिख दिए और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिख दिए, बस ये हो गया आपका डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। तो ये आपको कहां पे मिलेगा, चैप्टर के स्टार्ट में ही है, चैप्टर के स्टार्ट में ही है, 2-3 पैराग्राफ, एक पेज में दिया हुआ है, बाकी का पैराग्राफ दूसरे पेज में दिया हुआ है ना, तो उसी में से आप मिनरल्स के पॉइंट्स निकाल सकते हो। नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, है ना, 30 वर्ड्स से ज्यादा में हमको नहीं लिखना है। बाकी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, है ना। अब इनमें से आपको जो भी पॉइंट्स याद रह जाते हैं वो आप लिख लो। पहला पॉइंट तो ये कि जियोलॉजिस्ट किस तरीके से डिफाइन करते हैं मिनरल को, तो वो क्या कहते हैं कि मिनरल्स क्या है, होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइनेबल है। यानी कि आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो कि कैसे हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, कैसे बने हैं, कैसा है, सारा कुछ बता सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम स्ट्रक्चर है ना। साथ ही साथ में होमोजीनियस है, मतलब एक ही तरीके का मिनरल आपको देखने को मिलेगा एक रॉक के अंदर या फिर इस तरीके से। और साथ ही साथ में क्या है, दे आर नेचुरली ऑकरिंग, आपने मिनरल बनाया नहीं है, वो नेचुरली ऑकरिंग जमीन में से निकले हैं, है ना, हमने खुदाई करके निकाला है तो नेचुरली बनते हैं, वो इन्वायरमेंट ही उनको बनाता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं नेचर में, रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड, मतलब हार्ड भी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है ना, सॉफ्टेस्ट टैल्क की तरह भी देखने को मिलते हैं। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम मिनरल्स के बिना नहीं जी सकते। हमारी लाइफ में आस पास आप कहीं भी देख लो, सारी चीजें मिनरल से बनी हुई है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। तो हमने देखा कि हार्डेस्ट डायमंड भी एक मिनरल है और सॉफ्ट तो जो टाल्क होता है यानी कि जो पाउडरी सब्सटेंस होता है ये भी मिनरल है। तो इतनी वैरायटी कैसे, कोई शाइनी है, किसी का कलर कुछ अलग है, कोई अलग फॉर्म में दिख रहा है, कोई अलग फॉर्म में दिख रहा है, बन तो सारे धरती में ही रहे हैं, तो फिर इतनी वैरायटी कैसे? तो इतनी वैरायटी इसीलिए कि हर जगह पर अलग अलग फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट का, है ना। तो जहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है तो अलग चीज मिलेगी, कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है तो अलग चीज मिलेगी, कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है तो अलग चीज मिलेगी, है ना। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग अलग फॉर्म में हमको मिनरल देखने को मिलते हैं। दिस रिजल्ट्स इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, किसी का कलर अलग बन जाता है, किसी में हार्डनेस अलग मिल जाती है, किसी में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, कोई चमकीले होते हैं, किसी की डेंसिटी अलग होती है ना। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो मिनरल फिर प्रोसेस करते हैं उनके अलग अलग केमिकल और फिजिकल कॉम्बिनेशन के कारण। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया हमारा व्हाट इज अ मिनरल का सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका आंसर आपको कहां पे मिलेगा, मोड ऑफ ऑकरेंस है ना, कि मिनरल्स किस तरीके से बनते हैं, उसमें जो पहला पैराग्राफ है ना, वेन्स और लोड्स में जो बनते हैं मिनरल्स, वही आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है,
किस तरीके से लिख सकते हो आप, मे ऑकर इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स, यानी कि जो धरती की तिराड़े हैं, है ना, फॉल्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें आपको ये मिनरल देखने को मिलेंगे। द स्मॉलर ऑकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द बिगर ऑकरेंसेस आर कॉल्ड लोड्स। जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं उनको लोड्स कहा जाता है, जो पतली पतली क्रैक्स में मिनरल्स मिलते हैं उनको वेन्स कहा जाता है, मतलब अपनी हाथों की नसें होती है ना वेन्स, इसलिए उनको वेन्स नाम दे दिया। बनते कैसे हैं, बहुत सारे केसेस में दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड या फिर मॉल्टन या गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं, दे आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। नीचे से जमीन में से जब गर्मी बढ़ती है फिर मिनरल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे फॉर्म होते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं लिक्विड में या सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं अर्थ सरफेस की तरफ। मतलब ये क्या है, अर्थ है ना, ये अर्थ है। अब अर्थ में क्या रहता है, अंदर वाली तरफ क्या रहता है, मैग्मा रहता है, उसके ऊपर अलग अलग चीजें होती है और यहाँ पे क्या रहता है, क्रस्ट। तो मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना। हमारी धरती जैसे खोदने लगे आप जमीन तो उसमें आपको मिनरल्स, रॉक्स और इसके अंदर मिट्टी विट्टी के साथ में मिले दिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ से जब वो बढ़ते जाएंगे तिराड़े बनाते जाएंगे और फिर कहीं पे आके जम जाएंगे, तो वही क्या होते हैं, इस तरीके से बनते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, वो ऊपर बढ़ते जाते हैं, जब फिर गर्म रहते हैं तो बढ़ते जाते हैं, फिर जहां पे भी आके वो ठंडे हो जाते हैं तो वहां पे वो जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे वो क्रैक्स और क्रेवाइसेस में हमको देखने को मिलते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड इन द वेन्स एंड लोड। तो कैसे मिनरल्स मिलते हैं इसमें से हमको, कॉपर, टिन, जिंक और ये सारे मिनरल्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, Why do we need to conserve mineral resources? मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या जरूरत है? तो ये आंसर आपको मिलेगा, एक टॉपिक ही है आपका जहां पे आपके फेरस, नॉन फेरस और ये सारे मिनरल्स खत्म होते हैं, उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल की बात कही जाती है कि मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है। तो क्यों कंजर्व करने की जरूरत है? देखो ऐसा है कि मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मिनरल्स के हमारा काम नहीं चलना, है ना। तो जब काम नहीं चलना तो फिर उनको बचा के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनरल्स बनने में मिलियन साल लगते हैं, लेकिन खत्म करने में कैसे की, खुदाई की और ले गए हम उनको, है ना। तो वो लेते जाएंगे हम लोग, हमको ऐसा लग रहा है कि कम क्वालिटी का है तो उसको हमने वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि वो जो कम क्वालिटी का है उसको भी हम कैसे तो भी करके यूज में ले, हमको अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारा है तो बिल्कुल निचोड़ के हम लोग हर जगह में से खुदाई कर करके मिनरल्स को निकाल रहे हैं। अब जब हम निकाल लेंगे सारा के सारा तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा, है ना। और इवन थोड़े टाइम बाद ऐसी स्थिति होगी कि जब हम और खुदाई करेंगे अंदर तो हमको लंबी खुदाई करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा, प्लस अंदर जाएंगे तो बैड क्वालिटी ऑफ मिनरल भी हमको धीरे धीरे मिलने लगेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा बैलेंस तरीके से काम करो ना, अभी भी आपको जो बैड क्वालिटी या गुड क्वालिटी दोनों मिल रहा है उसको यूज करो, प्लस उसमें से जो मेटल निकल रहा है उसको रिसाइकल करके फिर से यूज करने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि अभी है बहुत सारा है तो उसी में से निकाल लो, ये स्क्रैप है तो इसको फेंक दिया, इसको यूज में नहीं लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज यूज करना है, साथ ही साथ में आने वाली जनरेशन के लिए भी इन चीजों को बचाना है, क्योंकि मिलियन साल लगते हैं इनको बनने में। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ डाला और बन गए, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते आप इनको, अर्थ में ही बनेंगे। अब अर्थ के अंदर तो जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो तो काफी समय में मिल के बनेगी ना, इकट्ठी हो के बनेगी, तो जब आप उसको बनने का मौका दोगे तभी तो बन पाएगी। बस बनी खुदा खोद दिया फिर खोद दिया तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि हम मिनरल्स के साथ बिना नहीं रह सकते तो जाहिर सी बात है आने वाली जनरेशन भी नहीं रह पाएगी ना, तो अपने मतलब के साथ साथ में आने वाली सस्टेनेबिलिटी भी सोच के हमको काम करना है। अर्थ का जो टोटल क्रस्ट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ही मिनरल्स है। मैंने आपको बताया है कि अर्थ का क्रस्ट है ना, जो जमीन है पूरी वो किससे बनी है, अलग अलग पत्थरों से बनी है ना, पत्थर। अब उन पत्थर के अंदर क्या होता है, मिट्टी भी होती है, मिनरल भी होता है, डर्ट भी होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है। अब आपने जैसे पत्थर में खुदाई करना शुरू किया, अर्थ के क्रस्ट में यानी जमीन में खुदाई करनी शुरू की तो आपको मिलेंगे पत्थर। अब उस पत्थर में से भी आपको क्या मिलेगा, मिनरल का ओर मिलेगा। ओर में से आप गंदगी साफ करोगे
हटाओगे, सारी इंप्योरिटी हटाओगे तो थोड़ा सा मिनरल आपको मिलेगा। तो ऐसे अगर पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो जितना अर्थ क्रस्ट है उसका 1% ही मिनरल्स हैं, सारे खत्म कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। हम कंटिन्यू इनको कंज्यूम करे जा रहे हैं जबकि इनको बनने में बहुत समय लगता है। मिनरल्स आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, ये गिनती के ही हैं, ऐसा नहीं कि बन जाएंगे, बहुत समय लगेगा, फिर नहीं बनेंगे, नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ एंड अलॉन्ग विथ डिक्रीज इन क्वालिटी। क्वालिटी भी अगर ऊपर ऊपर का सारा मिनरल हमने ले लिया, फिर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमको लंबी खुदाई करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा भी ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ जो क्वालिटी आएगी मिनरल्स की वो भी लो आएगी। इन सारी चीज़ों के लिए मिनरल्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गई बात, वहाँ एनसीईआरटी में भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं हम 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चन की, है ना। तो ये कौन से क्वेश्चन थे आपके 30 वर्ड्स वाले, अब बात कर लेते हैं 120 वर्ड्स वाले की, है ना। तो इसमें आपको दिया हुआ है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, आंसर ढूंढते हैं गूगल पे। गूगल पे आंसर मत ढूंढो, आंसर ढूंढो एनसीईआरटी में। गूगल पे आप आंसर ढूंढने जाओगे ना तो उसमें आपको बड़ा सारा जितना कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है सब वो लिख देगा कि वहां वहां फलाना फलाना जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद ही नहीं होगा आंसर, कैसे याद करोगे उसको। आपको वही लिख के आना है एग्जाम में जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया है और जो आपको पढ़ाया गया है। समझ में आ रही है बात। तो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपके एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उसको समझ लो और लिख दो, ठीक है। तो आपका 120 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। उससे ज्यादा लिखोगे तो टीचर को भी नहीं पता है वो, तो आओ टीचर क्या मार्क्स देगा आपको उस चीज को लेके। मन से कुछ भी स्ट्रेट लिख के आ जाओ आप, है ना। तो ऐसे कुछ अनबर्न आंसर नहीं लिख के आना है। अपनी एनसीईआरटी में जिस टॉपिक के बारे में जितना दिया है उसी को रिटेन करने की कोशिश करो। तो जब हम कोल वाला टॉपिक खोलते हैं तो उसमें बताया जाता है हमको पहले तो कि लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है ना। उसी के जस्ट नीचे आपको बताया गया है कि इंडिया में कोल जो है वो 2 जियोलॉजिकल एजेस के रूप में पाया जाता है, पहला गोंडवाना और दूसरा टर्शरी एज। गोंडवाना ऐसा कोल है जो 200 मिलियन साल पुराना है, वहीं टर्शरी एज वाला कोल ऐसा है जो कि 55 मिलियन साल पुराना है ना। तो पहले ये डिटेल लिख दी, ठीक है। उसके बाद में लिख दिया कि ये जो कोल है गोंडवाना में कहाँ मतलब गोंडवाना वाला जो कोल है वो कहाँ पे मिलता है और टर्शरी एज वाला कहाँ पे मिलता है, यही आपको इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। तो बस वो दोनों चीजें लिख दी। पहला पॉइंट लिख दिया, इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस, पहला गोंडवाना 200 मिलियन ईयर्स इन एज एंड दूसरा टर्शरी डिपॉजिट 55 मिलियन ईयर्स इन एज। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन कहाँ पे है, दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के यहाँ पे आता है, जारिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड, है ना। बोकारो हमने टिक किया है, आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में ही हमने टिक किया है ना, एक जगह पर, ठीक है। आयरन और स्टील प्लांट में भी हमने बोकारो टिक किया है। समझ में आई बात, तो याद होगा आपको इस तरीके से, है ना। तो बोकारो जो है वो इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली में भी कोल्ड डिपॉजिट इसके मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप टर्शरी डिपॉजिट का लिख सकते हो कि टर्शरी कोल्स आर अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो इधर वाले स्टेट है ना जहां से सूरज उगता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका असम वगैरह हो गया, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपको ये गोंडवाना मिलेगा और यहाँ पे टर्शरी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 120 मार्क्स में इतना क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सफिशिएंट है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम बात करते हैं, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। इंडिया में सोलर एनर्जी का क्यों ब्राइट फ्यूचर है, यानी कि इंडिया में हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रीजन समझना कि अर्थ होता है ना, अर्थ, ये अर्थ है ना, और ये मान लो ये सन है, ठीक है। अब आपने आपकी पुरानी क्लासेस में या बचपन में अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने एनटीएससी में आपको पढ़ाया है कि अर्थ में ये क्या होता है, इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका नीचे वाली साइड में, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, ठीक है।
तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ट्रॉपिक जोन। यानी कि ये जो अर्थ की, ये जो सन है, ये सन की रेडिएशन कुछ इस तरीके से रहती है ना, ये सन की रेडिएशन कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो सन की रेडिएशन ट्रॉपिक जोन में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डायरेक्ट पड़ती है। मतलब जो भी कंट्रीज इस रेंज में आती है वो क्या कहलाती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज कहलाती हैं। सन की रेडिएशन डायरेक्ट आएगी यहाँ पे। और ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाले जो पूरा रीजन रहता है ना, ये हॉट रहता है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन वार्म रहता है। इन दोनों को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। वहीं ये वाला और ये वाला रीजन जो है ये कोल्ड रहता है काफी। इनको क्या कहलाया जाता है, पोलर रीजन कहलाए जाते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये काफी ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ ही नहीं रही। इवन अर्थ जो है वो स्लांट रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी लेकिन थोड़ी दूर से आएंगी, तो हल्का फुल्का जो है वो यहाँ पे गर्मी आपको मिलेगी। अब क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया से होते हुए जाता है, ठीक है, इंडिया से होते हुए जाता है इक्वेटर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो हमारा कुछ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है, तो इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पर सन रेज जो है वो हमको क्या दिखती है, डायरेक्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इनको क्यों नाम दिया गया है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और ये सब, इनको नाम देने का एक कारण है क्योंकि यहाँ से ये जोन जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जोन बदल जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से जोन बदल रहे हैं। समझ में आई बात। यहाँ पे जोन बदल जाते हैं, इसलिए इनको आर्कटिक सर्कल, इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो कुछ नाम रख देते लाइन खींच के, है ना, ऐसा नहीं है। ये हीट जोन कहे जाते हैं, इससे हीट जोन समझ में आते हैं। इसलिए यहाँ पे पता चलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चेंज हो जाएगा, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इसमें चेंज हो जाएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अगर आपको और अच्छे समझना है, वैसे भी आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, NTSC आपको देना चाहिए, मैंने अच्छे से आपको पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, डायरेक्ट सनरेज आती है, तो यहाँ की जो सोलर एनर्जी है, हमको ऐसा नहीं है कि कभी पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी, हमेशा हमको सनरेज मिलती रहेगी। तो जब सनरेज हमको मिल रही है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिया में सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर क्यों है, इंडिया में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों बन सकती है। तो रीजन यही है क्योंकि इंडिया में सन जो है वो काफी अच्छे से दिखता है, या सनराइज जो है वो काफी अच्छे से मिलता है, या फिर सन रेज जो है वो काफी अच्छे से मिलती है। इंडिया क्या कहलाया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री कहलाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो फोटोवोल्टिक रेडिएशंस है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। सोलर एनर्जी, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। समझ में आ गई। ये सोलर एनर्जी को काट दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज। हमारे यहाँ पर जहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर भी लोगों ने अब सोलर पैनल वगैरह लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े पावर प्लांट, इवन घरों में तो सोलर पैनल बहुत सारे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है ताकि बिल वगैरह कम आए इलेक्ट्रिसिटी का और कामकाज अच्छे से हो जाए। वहीं बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट भी सेटअप है, मतलब ऐसे जमीनों के ऊपर काफी लंबे लंबे पूरे एकड़ों की जमीनों पे बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हैं ताकि सन रेस को टैप करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए। समझ में आ गई बात। सम बिग सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हिच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केज व्हिच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। तो इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आता है कि रूरल एरियाज में भी काफी ज्यादा इस चीज की मदद मिल रही है। बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हुए हैं ताकि जो रूरल एरियाज में फायरवुड, मतलब जो लकड़ी रहती है, जंगल की लकड़ी रहती है, उससे वो लोग हीट पैदा करते हैं, फिर गर्म पानी करते हैं, है ना। और जो कंडे होते हैं, काउडंग केक होते हैं, उनसे इनको जला जला कर काम करते हैं, तो वो चीज कम हो जाए क्योंकि फायरवुड, लकड़ी काटना कम हो जाएगा, है ना। एक तो दूसरा ये कि जो काउडंग केक है उसको कंडे बना बनाकर जलाकर वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको मैन्योर में यूज करो, उसका खाद बनाओ
और एग्रीकल्चर में उस चीज को काम में लो, है ना। और बाकी जो एनर्जी वाला काम है, इस चीज को आप एनर्जी में लगा रहे हैं तो एनर्जी किस चीज से ले लो, जो सोलर पैनल है उससे एनर्जी है ले लो, उससे अपनी लाइट वगैरह जलाओ और सारा कुछ काम आसानी से कर लो। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे आपका खत्म होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। सारी चीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।